नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर एक दिन पहले पटना में विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ और इसमें 15 सियासी दलों के तमाम जो नेता पहुंचे, उन नेताओं के आने के बाद एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बैठक की सफलता वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेगी। तो अगर आपको यह समझना हो तो इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जो मेहनत है, अगर वह रंग लाई तो कई ऐसे राज्य हैं जहां की भाजपा का खाता भी खुलना मुश्किल हो जाएगा और इससे एक दो नहीं बल्कि करीब करीब 185 लोकसभा की सीटें सीधे तौर पर प्रभावित होंगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को इस विपक्षी एकता के सामने कड़ी चुनौती झेलनी पड़ेगी और इन सब की रणनीति को तय करने में पटना में हुई यह बैठक अब भाजपा के लिए एक बड़ी मुसीबत का काम कर सकती है। दरअसल विपक्षी एकता की इस बैठक में जिन जिन राज्यों से अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, उनके अगर अपने अपने राज्यों में स्थिति को ऊपर गौर किया जाए तो देश में करीब 185 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं और इसमें करीब 12 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का खेल पूरी तरीके से बिगड़ सकता है और यह सब सीएम नीतीश और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पहल पर होगा और इसमें ऐसी स्थिति बन सकती है जो आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकती है। दरअसल विपक्षी एकता में शामिल रहे दलों के अगर उनके हम राज्यों से लोकसभा की सीटों की स्थिति देखें तो देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं और मौजूदा समय में यहाँ विपक्षी दलों की अगर हम बात करें तो इसमें समाजवादी पार्टी के खाते में 3 लोकसभा की सीटें हैं जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट है। इसके अतिरिक्त 66 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन पिछले करीब 9 वर्षों से वहाँ लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार अगर वहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ती है तो 80 लोकसभा सीटों में कई ऐसी सीटें होंगी जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। इसके लिए 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों पर भी गौर किया जाना चाहिए, जहां करीब ऐसी कई सीटें रहे जहां पर कि भाजपा को जीतने में केवल 15 से 30 हजार वोटों का अंतर रहा, यानी कि 1 से 2 विधानसभा क्षेत्रों में अगर बाजी पलटती है तो इन 80 लोकसभा सीटों में कई ऐसी सीटें होंगी जहां पर कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बड़ी जीत मिल सकती है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चुनौती वाले राज्य में भाजपा के सामने है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में मौजूदा समय में एनसीपी के पास 4, शिवसेना के पास 18 और कांग्रेस के पास 1 लोकसभा की सीट है, जबकि भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन के खाते में 23 लोकसभा की सीटें हैं। क्योंकि पिछले लोकसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकजुट होकर के चुनाव लड़ी थी, इसलिए वोटों का प्रतिशत एनडीए के खाते में बड़े स्तर पर गया था। लेकिन अगर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति और पिछले कुछ चुनावों पर गौर करें तो शिवसेना, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस अगर एक साथ आती है तो वोटों का प्रतिशत महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए की तुलना में ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की 48 सीटों पर भी पासा पलट सकता है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास भले ही 17 लोकसभा की सीटें हों और जो तृणमूल कांग्रेस के पास 23 जबकि कांग्रेस के पास 2 लोकसभा की सीटें हों, लेकिन यहाँ भी अगर वोट बैंक के पिछले बिखरावों पर गौर किया जाए तो यहाँ तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के खाते में जितने वोट का शेयर आया था वह अगर एकजुट हो जाता है तो यह भाजपा के खिलाफ कहीं अधिक वोटों में प्रतिवील हो सकता है। इतना ही नहीं, बिहार की अगर 40 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो पिछले चुनाव में यहाँ जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी चिराग लोजपा सहित कई अन्य दलों का साथ था, लेकिन अब यहाँ पासा पलट चुका है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल एकजुट हो चुकी है, कांग्रेस का भी इसमें सहयोग है और मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड के बिहार में 14 लोकसभा के सीट हैं जबकि कांग्रेस के पास 1 सीट है। तो अगले चुनाव में अगर यहाँ मजबूती के साथ गठबंधन ने अपना फर्ज निभाया तो वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों की पुनरावृत्ति इस बार के लोकसभा के चुनाव में हो सकती है। तमिलनाडु जहां की लोकसभा की 39 सीटें हैं, यहां द्रमुक के पास 23 और कांग्रेस के पास 8 लोकसभा की सीटें हैं। यहां
भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन के साथी का खाता भी पिछले चुनाव में नहीं खुला था और इस बार भी तमिलनाडु में बड़ी चुनौती भाजपा के लिए बनी हुई है, क्योंकि वहां भाजपा का संगठन बेहद कमजोर माना जाता है। इसी प्रकार से केरल में लोकसभा की जहां 20 सीटें हैं, वहां वामपंथी दलों के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के पास पिछले चुनाव में 15 सीटें आई थी और भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। इस बार भी कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के लिए केरल में वही स्थिति बन सकती है और वहां एक बड़ी चुनौती भाजपा को झेलनी पड़ सकती है। झारखंड में पिछले चुनाव में 14 लोकसभा सीटों में कांग्रेस के पास 1, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 1 सीट आई थी। भाजपा के पास 12 सीटें गई थी। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उस चुनाव में दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन अगर इस बार वहां भी तमाम दल एकजुट होकर के चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को अपनी 12 सीटों को बचाने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर में बदले सियासी हालात के बाद जम्मू कश्मीर जहां की लोकसभा की 6 सीटें हैं, वहां पिछले चुनाव में भाजपा को 3 सीटें आई थी, जबकि विपक्ष के खाते में 3 सीटें गई थी। इस बार भी वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और अपनी 3 सीटों को बचाने के साथ ही 3 जो अन्य सीटें हैं उस पर कब्जा करने के लिए भाजपा को एक बड़ी चुनौती का सामना विपक्ष से करना पड़ सकता है। त्रिपुरा जहां की लोकसभा की 2 सीटें हैं, वहां पिछले चुनाव में भाजपा को दोनों सीटें मिली थी, लेकिन वामपंथी दल तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का अगर साझा गठबंधन यहां होता है तो दोनों सीटों पर भाजपा को वहां भी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि पिछले बार के अगर वोट प्रतिशत को देखा जाए तो इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले विपक्ष का वोट प्रतिशत कहीं अधिक था। यही स्थिति पंजाब की भी है, जहां पंजाब में लोकसभा की 20 सीटें हैं और पिछले चुनाव में पंजाब में अकाली दल और भाजपा के सम्मिलित चुनाव लड़ने के कारण भाजपा को केवल 2 सीटें आई थी, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में मौजूदा समय में 7 सीटें हैं। लेकिन इस बार अगर वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला होता है या फिर अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ आती है तो इस स्थिति में वहां पे भी स्थितियां बदल सकती हैं और यहां कांग्रेस को अपनी 7 सीटों को बचाने के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के साथ एक बड़ा समझौता करने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। पिछले कई चुनावों से वहां देखने को मिला है कि जिस दल की सरकार केंद्र में रही है उसके खाते में ही तमाम सीटें जाती रही हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अगर इस बार दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आती है तो वोटों का जो शेयर पिछले बार भाजपा के मुकाबले ज्यादा था वह अगर वोट में परिणित हो जाए तो भाजपा को यहाँ अपनी 7 सीटों को चुनौती के पूर्ण स्थिति में बचाने के लिए रहेगी। ऐसे में कुल 128 ऐसी सीटें हैं जो कि मौजूदा समय में विपक्ष के पास इन राज्यों में है, जबकि 165 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन इन सीटों में 185 ऐसी सीटें होंगी जिसे बचाने के लिए भाजपा को क्षेत्रीय दलों के साथ और कांग्रेस नीति अगर गठबंधन होता है तो उसके साथ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है और इसके सीधा असर 12 राज्यों की 328 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा, जहां 328 लोकसभा सीटों में भाजपा को आमने सामने का मुकाबला विपक्षी दलों इस गठबंधन से करना पड़ेगा। जबकि इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25, छत्तीसगढ़ की 11, गुजरात की 26, मध्य प्रदेश की 29 और राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को आमने सामने के मुकाबले में कांग्रेस के सामने खड़ा होना पड़ेगा। यानी कि एक और अगर विपक्षी एकता की जो पहल है वह रंग लाए तो 12 राज्यों में पहले अपने 185 सीटों को बचाने की चुनौती है। इसके अतिरिक्त कई ऐसे बड़े राज्य हैं जिन राज्यों में आमने सामने के मुकाबले में भाजपा को कांग्रेस के सामने आना पड़ेगा। यानी कि नीतीश कुमार की पहल अगर रंग लाती है तो जो वोटों का बिखराव पिछले चुनाव में देखने को मिला था वह वोटों का बिखराव इस चुनाव में नहीं हो सकता है और वह भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति बन सकती है।